नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टेनो गुरुज यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे पार्लियामेंट रिपोर्टर के लिए डिक्टेशन का अभ्यास करेंगे, जो कि 160 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से रहेगा। और पीडीएफ इसका आपको मैं टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप हमारे लिंक या ग्रुप से नहीं जुड़ पा रहे हैं तो आप गूगल प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल करके उसमें स्टेनो गुरुजी सर्च करेंगे तो भी आप हमारे ग्रुप से जुड़ जाएंगे और सारा पीडीएफ वहाँ पर डाउनलोड कर पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों अगर आप डेली डिक्टेशन चाहते हैं तो आप चाहें तो हमारे चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं या हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है studyforstenographer@gmail.com। तो ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन रखना। रेडी 5 सेकेंड स्टार्ट। किसानों की आर्थिक दशा को सुधारने के लिए यह आवश्यक है कि कृषि उत्पादन बढ़ाया जाए। उत्पादन अधिक बढ़ जाने से मूल्यों के गिर जाने का भय रहता है। 1929 की विश्व मंदी का प्रभाव भारतीय किसानों पर भी बहुत बुरा पड़ा था। भारतीय किसान कर्जे के बोझ से बुरी तरह दब गया था। मूल्य स्तर का गिर जाना उत्पादक के लिए एक भारी अभिशाप है, क्योंकि इससे उत्पादन बढ़ाने की प्रेरणा ही नष्ट हो जाती है और समस्त अर्थव्यवस्था का संतुलन बिगड़ जाता है। इसके विपरीत यदि कृषि पदार्थों का मूल्य बहुत अधिक ऊंचे स्तर पर पहुंच जाते हैं तो उपभोक्ताओं को कठिनाई अनुभव होने लगती है और देश में वेतन वृद्धि की मांग होने लगती है। दूसरी ओर कृषि पदार्थों के मूल्यों का प्रभाव बड़े उद्योग धंधों पर भी पड़ता है। यदि कपास का भाव बढ़ जाए तो कपड़े के मूल्य पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि देश में सामान्य मूल्य स्तर पर कृषि के मूल्यों का गहरा प्रभाव होता है। समाज के विभिन्न वर्गों के हितों में सामंजस्य बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि कृषि पदार्थों के मूल्यों में स्थिरता रहे। दूसरे शब्दों में कृषि पदार्थों के मूल्यों में कमी होना उत्पादकों के लिए तथा वृद्धि होना उपभोक्ताओं के हित के विरुद्ध है और सरकार को इस प्रकार की मूल्य नीति अपनाने की आवश्यकता पड़ती है जिससे प्रत्येक के हितों की रक्षा हो सके और देश का उत्पादन अधिकतम सीमा तक पहुंच सके। साथ ही साथ देश के प्रति व्यक्ति आय तथा सामान्य रहन सहन का स्तर ऊंचा हो। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कृषि पदार्थों के मूल्य में स्थिरता रखना परम आवश्यक है। भारत में कृषि एक व्यापारिक व्यवसाय न होकर जीवन यापन का एक साधन है। भारतीय किसानों में व्यापारिक चेतना का अभाव है और वे केवल जीवित रहने के लिए खेती करते हैं। इसलिए कृषि पदार्थों के मूल्यों तथा उनके उत्पादन व्यय में कोई घनिष्ठ संबंध नहीं रहता। मूल्य निर्धारण की मांग और पूर्ति का सिद्धांत कृषि पदार्थों की पर अच्छी तरह लागू नहीं होता। यह उत्तरदायित्व सरकार के ऊपर है कि वह मूल्य नीति का संचालन इस प्रकार करे कि कृषि तथा उद्योगों का समुचित विकास हो सके और कृषि मूल्यों में स्थिरता बनी रहे। मूल्यों में स्थिरता का अर्थ केवल इतना है कि कृषि पदार्थों के मूल्यों में अत्यधिक चढ़ाव उतार न होने पाए। हमें ज्ञात है कि 1929 की विश्व मंदी के कारण भारतीय किसानों की कैसी दुर्दशा हो गई थी। दूसरी ओर उसे दूसरे महायुद्ध के दिनों में और उसके बाद मूल्यों में जो वृद्धि हुई उसका देश की अर्थव्यवस्था पर कितना बुरा प्रभाव पड़ा है। यद्यपि किसान को समुचित लाभ ही हुआ, किंतु देश के नियमित विकास के लिए ये दोनों दशाएं बाधा उत्पन्न करने वाली सिद्ध हुई हैं। भारत में कृषि मूल्यों की स्थिरता का प्रश्न पिछले कुछ वर्षों में मुख्य रूप से सरकार के सामने उपस्थित हुआ। जून 1954 तथा उसके बाद के काल में कृषि उत्पाद मूल्यों में निरंतर कमी होती गई। मेरा यह निश्चित मत है कि आज की अंग्रेजी शिक्षा के ने शिक्षित भारतीयों को निर्बल और शक्तिहीन बना दिया है। इसने भारतीय छात्रों की शक्ति पर भारी बोझ डाला है। हमें नकलची बना दिया गया है। देशी भाषाओं को अपनी जगह से हटाकर अंग्रेजी को बिठाने की प्रक्रिया अंग्रेजी के साथ हमारे संबंधों का सबसे दुखद प्रकरण है। राजा राम मोहन राय ज़्यादा बड़े सुधारक होते और लोकमान्य तिलक ज़्यादा बड़े विद्वान बने होते यदि उन्हें अंग्रेजी में सोचने और अपने विचारों को दूसरों तक मुख्यतः अंग्रेजी में पहुंचाने की कठिनाई से आरंभ नहीं करना पड़ता। यदि वे थोड़ी कम स्वाभाविक पद्धति में पढ़ लिख कर बड़े होते तो अपने लोगों पर उनका असर, जो कि अद्भुत था, और भी ज़्यादा हुआ होता।
इसमें कोई शक नहीं कि अंग्रेजी साहित्य के समृद्ध भंडार का ज्ञान प्राप्त करने से इन दोनों को लाभ हुआ, लेकिन भंडार तक उनकी पहुंच अपनी मातृभाषाओं के माध्यम से होनी चाहिए थी। कोई भी देश नकलचियों की जाति पैदा करके राष्ट्र नहीं बन सकता। जरा कल्पना कीजिए कि यदि अंग्रेजी के पास बाइबल का अपना प्रमाणभूत संस्करण ना होता तो उनका क्या होता। मेरा विश्वास है कि भारतीय संत आधुनिक विद्वानों की अपेक्षा अधिक बड़े पुरुष थे। मैं जानता हूँ कि तुलना करना अच्छा नहीं है, अपने अपने ढंग से सभी समान रूप से बढ़े हैं। यदि फल की दृष्टि से देखें तो जनता पर आधुनिक विद्वानों का असर उतना अस्थायी और दूरगामी नहीं है जितना संतों का है। अंग्रेजी सीखने के लिए हमारा विचारहीन मोह है, उससे खुद मुक्त होकर और समाज को मुक्त करके इस भारतीय जनता की एक बड़ी से बड़ी सेवा कर सकते हैं। अंग्रेजी भाषा हमारी शालाओं विद्यालयों में शिक्षा का माध्यम हो गई है, हमारे देश की राष्ट्रभाषा हुई जा रही है। विचार उसी में प्रकट होते हैं, उनमें हमें सच्ची देश सेवा करने में असमर्थ बना दिया है। अगर आदत ने हमें अंधा ना बना दिया होता तो हम यह देखे बिना ना रहते कि शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होने के कारण जनता से हमारा संबंध टूट गया है। राष्ट्र का उत्तम मानस उपयुक्त भाषा के अभाव में अप्रकाशित रह जाता है और आधुनिक शिक्षा में हमें जो नए नए विचार प्राप्त हुए हैं उनका लाभ सामान्य लोगों को नहीं मिलता है। पिछले 60 वर्ष से हमारी सारी शक्ति ज्ञान प्राप्त करने के बजाय अपरिचित शब्द और उनके उच्चारण सीखने में ही खर्च हो रही है। हमें अपने माता पिता से तालीम मिलती है, उसकी नींव पर नया निर्माण करने के बजाय हमने उस तालीम को ही भुला दिया है। इतिहास में इस बात को कोई दूसरी मिसाल नहीं मिलती। यह हमारे राष्ट्र की एक अत्यंत दुखपूर्ण घटना है। हमारी पहली और बड़ी से बड़ी समाज सेवा यह होगी कि हम अपनी क्षेत्रीय भाषाओं का उपयोग शुरू कर दें। यदि हम अंग्रेजी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में अपना भी लेते हैं तो हमें यह सोचना चाहिए कि कितने प्रतिशत लोगों को अंतर्राष्ट्रीय भाषा की आवश्यकता होती है। सभापति महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। मैं इस बिल का समर्थन विशेष रूप से इसलिए करता हूं कि इसमें इस प्रकार की व्यवस्था की गई है जिनका उल्लेख बिल के उद्देश्यों में किया गया है। इस बिल में ऐसी मोटर गाड़ियों पर कर बनाने का प्रस्ताव है जिनका प्रयोग बड़े आदमी करते हैं या उनके द्वारा करवाया जाता है, लेकिन जिस मोटर गाड़ी को एक अपाहिज या कमज़ोर वर्ग का आदमी चलाता है उस पर कर में कोई वृद्धि नहीं की गई है। यह एक अच्छी परंपरा है और इससे हमारी महान नेता श्रीमती इंदिरा गांधी और हमारी सरकार को समाजवादी समाज की स्थापना करने में काफ़ी सहायता मिलेगी। दिल्ली में सड़क कर की वसूली एक विशेष कार्यालय द्वारा की जाती है। वह खर्च करने के बाद बची धनराशि को दिल्ली निगम आदि को दे देता है। वे सड़कों की मरम्मत पर और दूसरी सुविधा देने पर इसको खर्च करते हैं और वही इस राशि का एकमात्र लक्ष्य होता है। अध्यक्ष महोदय, मैं खास तौर से एक बात दिल्ली के बारे में कहना चाहता हूं। यहां पर भारत सरकार के कार्यालयों और दूसरे देशों के दूतावास हैं। बड़े बड़े अमीर लोगों की कॉलोनियों की सड़कें बहुत अच्छी हालत में हैं, लेकिन पुरानी दिल्ली और देहाती इलाकों में यदि सड़क पर दृष्टि डाली जाए तो बहुत ही खराब हालत है। दिल्ली ऐसा शहर है जो पूरे देश का हृदय है। यह भारत की राजधानी और एक बड़ा नगर है। यहाँ पर हर साल लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिसके कारण नई बस्तियां और कॉलोनियां बनती जा रही हैं। आप उन कॉलोनियों में जाकर सड़कों की हालत देखें, वहां की हालत बहुत खराब है, जिसकी तरफ सरकार को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। इस संबंध में मैं कुछ सुझाव इस सदन के सामने रखना चाहता हूं। मेरा सरकार से अनुरोध है कि उन सुझावों पर विचार करके दिल्ली में मोटर गाड़ियों के मालिकों को अनेक प्रकार की सुविधाएं देने की व्यवस्था की जाए। सबसे पहली बात तो यह है कि सड़कों की हालत जहां जहां खराब है वहां उनको जल्दी ठीक किया जाना चाहिए, जिससे कि मोटर गाड़ियों को कोई नुकसान का सामना ना करना पड़े। जहां तक रजिस्ट्रेशन का सवाल है, किसी भी दिन आप उस दफ्तर में चले जाएं, वहां आपको बहुत अधिक संख्या में लोग नज़र आएंगे। एक आदमी को छोटे छोटे कामों के लिए कई बार परेशान किया जाता है और उसकी बात को सुना नहीं जाता है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि इस लाइसेंस प्रणाली में सुधार लाया जाए, जिससे लोगों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। बहुत से लोग करों की चोरी भी करते हैं। ऐसे लोगों के देश में कमी नहीं है। इन लोगों के खिलाफ आपको उचित कार्यवाही करनी चाहिए। मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया।
सभापति महोदय, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव सदन के सामने प्रस्तुत है उसका समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। राष्ट्रपति जी का जो अभिभाषण है उनमें देश के लिए नई दिशा का निर्देश देने की कोशिश की गई है। राष्ट्रपति अभिभाषण देश को नई दिशा देने की दिशा में बहुत ही उचित कदम है। पहला है समाज का अत्यंत गरीब वर्ग, जिसे हरिजन और आदिवासी कहते हैं, उसकी आर्थिक दशा सुधारने के लिए पूरी कोशिश की गई है। दूसरा है महंगाई रोकने के लिए ठोस कदम का उठाना और तीसरा है जनता पार्टी की पैदा की गई परिस्थितियों को पूर्ण रूप से समाप्त कर शांति स्थापित करना। चौथा है आर्थिक स्थिति को मजबूत करना। पांचवा है किसानों की हालत सुधारने के लिए योजना बनाना और छठा है नेहरू जी की विदेश नीति का अनुसरण। इन 6 भागों में राष्ट्रपति के अभिभाषण को बांट देंगे तो देखेंगे कि इससे अच्छा दिशा निर्देश दिया ही नहीं जा सकता था। स्टार्ट। ओके दोस्तों, आप लोग इसको प्रैक्टिस करिएगा। सभी लोग मैटर को प्रैक्टिस और ट्रांसक्राइब करेंगे। डेली आपको एक मैटर कम से कम जरूर ट्रांसक्राइब करना है। 160 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से है। उम्मीद है कि दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना। और दोस्तों अगर आप डेली डिस्कशन चाहते हैं तो आप चाहें तो चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं या हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल ID है studyforstenographer@gmail.com। अपना बहुमूल्य सुझाव में कमेंट बॉक्स में जरूर देना। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।